अगर कोई एक एवरेज सैलरी के साथ इलॉन मस्क जितना अमीर होना चाहे तो उसे 80 लाख ईयर्स तक वर्क करना पड़ेगा। ये 30 टाइम्स ज्यादा है ह्यूमन बींग्स के एग्जिस्ट होने से। और जितना टाइम मुझे आपको ये बताने में लगा उतनी देर में इलॉन मस्क ने 88 लाख रुपीस और कमा लिए हैं। बट पता सबसे भाई करेगा क्या भाई इतने पैसों का? आई थिंक अब तो हमें चांद पे जिस हिसाब से भाई वो पैसा कमा रहा है, हमें अपने मन से लगता है कोई इंसान चांद पे रहता हुआ मिल जाएगा। आई थिंक क्रेजीएस्ट चीज क्या है इलॉन के बारे में कि ये हिस्ट्री का सबसे रिचेस्ट पर्सन नहीं है। एक्चुअली में तो ये क्लोज भी नहीं है। अगर हम टाइम में पीछे जाके देखें तो क्लोज भी नहीं भाई। आई डोंट थिंक 400 बिलियन इज इलॉन। आई थिंक क्लोज होगा, ये खाली एग्जैजरेट कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सामने इलॉन ब्रोक लगेगा। तो चलो स्टार्ट कर। चंगेज खान से कंपेयर करोगे तो ब्रो दैट मैन हैज अ लॉट ऑफ लैंड मैन। ऐसा नहीं है कि अच्छा पैसे का क्या है, नोट तो नहीं कि डॉलर्स उस टाइम पे थे। लाइक मे बी वेल्थ और कंट्रोल की पर बात होगी। रिचेस्ट ह्यूमन टू एवर एग्जिस्ट। तो 1980 से शुरू करते हैं। कोलंबियन बिलियनियर जिसने एनर्जी सप्लीमेंट इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया था, पाब्लो एस्कोबार। ये अपनी पीक में वर्ल्ड का एनर्जी एब्सोल्यूट गेटोरेड बनाता था। 80% मोटिवेशन पाउडर सप्लाई कर रहा था और हर वीक के 420 मिलियन डॉलर्स कमा रहा था। बट अगर इसकी नेटवर्थ इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो बस 80 बिलियन डॉलर्स ही पहुंचेगी। तो इन पेपर तो ये लोन से कम है। बट अगर कंपैरिजन की बात करें तो पाब्लो की नेटवर्थ कंपनी के स्टॉक्स में या कंपनी की इक्विटी में नहीं थी। इसके पास लिटरली कैश था। वो हर वीक में 80,000 के तो रबर बैंड ही खरीद लेता था बस नोटों को बांधने के लिए। और हर साल इसका $2 बिलियन कैश तो खराब ही हो जाता था। तो पाब्लो तो हिस्ट्री में सबसे अमीर नहीं होगा। बट अगर हम एक्चुअल कैश की बात करें तो पाब्लो was the richest। ये साल था 1945। या मैन क्योंकि एलॉन मस्क के पास जो उसका पैसा है वो शेयर्स में। ही डोंट हैव लाइक एक्चुअल मनी, ही हैव शेयर्स। वर्ल्ड वॉर 2 जस्ट खत्म ही हुआ था। अमेरिका के मिलियंस ऑफ सोल्जर्स अपने घर आ रहे थे। वो एक ब्लू कॉलर इकोनॉमी में वापस आ रहे थे जहां पे पूरी फैमिली एक सिंगल इनकम से सपोर्टेड थी। अमेरिकन ड्रीम जिंदा था। तो बाकी सबका क्या हाल था? तो इन खंडरों के बीच में हमें मिलता है वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, जोसेफ स्टैलिन। भाई इस बंदे का मुझे पढ़ना है। मैंने जितना सुना है ये बहुत ही खतरनाक बंदा था। ही वॉज अ बीस्ट। मुझे जानना इसके बारे में क्या था, इसकी स्टोरी, इसकी लाइफ की स्टोरी मुझे जाननी है। आई एम गोइंग टू वॉच a video on this guy. I'm damn sure. Maybe I'll react. Tell me if you want the reaction on the life of Joseph Stalin. सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट लीडर था, आज का रशिया है जो। और इसको पैसों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अपनी पाइप्स और बुक्स के बाहर इसकी दुनिया ही नहीं थी। ये अपनी आम जनता के मुकाबले तो अच्छे से रह रहा था। जैसे इसके पास एक्सेस था खाने का, क्योंकि जनता तो भूखी मर रही थी। और इसके बेटे के हिसाब से इसने अपनी सैलरी का ₹1 भी कभी खर्चा नहीं किया। ये उसे देखता तक नहीं था। तो मुझे लगता है मोदी जी अपनी सैलरी खर्च करते होंगे। तो स्टैलिन को वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन इसीलिए माना जाता था जबकि इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। पता क्यों? क्योंकि इसको पैसों की जरूरत ही नहीं थी। पूरे देश का मालिक था बेन स्टोक्स। आप इसके बारे में एक जोक भी नहीं मार सकते थे प्राइवेट में भी। अगर पता चल गया तो आपकी गुड मॉर्निंग हो जाएगी। स्टैलिन से लोग इतना डरते थे कि जब स्टैलिन को स्ट्रोक आया था तो डॉक्टर को किसी ने नहीं बुलाया 12 आवर्स तक, क्योंकि हर किसी की फट रही थी कि अगर ये उठ गया तो हम सबको मार देगा, ये बोल के कि बिना मेरे परमिशन के कैसे बुला दिया। भले ही ये पेपर में ब्रोक था बट स्टैलिन के पास एक पूरी इकोनॉमी का कंट्रोल था जिसकी आज वैल्यू होगी $10 ट्रिलियन। तो देखो, अगर हमें हिस्ट्री के सबसे अमीर आदमी को ढूंढना है तो हमें पैसों से ये तो एलॉन मस्क तो कहीं रह गया यार। ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हर एक बंदा एक अलग टाइम पीरियड का है और एक अलग वेल्थ का है। जैसे पॉलिटिकल पावर, कैश, कंपनी इक्विटी, और एट द एंड बस एक को डिक्लेयर किया जाएगा द रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हीरो के पास। इन 1909 एडोल्फ हिटलर होमलेस था। ये वियना में आया था अपने आर्टिस्ट बनने के सपने को लेके, बट काम सही नहीं चल रहा था। He was a good painter, man. पेंटिंग की करनी चाहिए थी। बंदूक किसने पकड़ा इसको? से रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये छोटी छोटी पेंटिंग सेल करता था बस हॉस्टल में रहने के लिए। और वर्ल्ड वॉर 1 में फाइट करने के बाद और थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस बनाने के बाद ये गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का ट्राई करता है और इसे 9 महीने की जेल हो जाती है। होपफुली वो ये 9 महीनों में सेल्फ रिफ्लेक्ट करे, सेल्फ केयर करे, सुधरने का ट्राई करे, एक अच्छा आर्टिस्ट बने। इसने लिख दी मैन कैम्प। स्टार्टिंग में तो ये बुक बहुत कम बिकी बट पढ़ रही है। I really want to read this book, man. भाई एक बुक जिसने भयंकर लोगों को, पूरे देश को मैनिपुलेट किया था।
जर्मनी की सिचुएशन खराब हुई, इस बुक की सिचुएशन बढ़ी। और जब हिटलर 1933 में पावर में आया तब ये बुक हर जगह थी और इस टाइम तक हिटलर को समझ आ गया था कि अब वो हैकर से डेवलपर बन गया है। तो ये गवर्नमेंट को 6 मिलियन कॉपीज बाई करने का ऑर्डर देता है, वो भी अपनी बुक की। और ये अपने आप को टैक्स से बड़ा करके $2 मिलियन भी बचा लेता है। और इसका नेक्स्ट गेम था अपनी इमेज को कॉपीराइट करवाना, ताकि फिर इसको हर जगह से रॉयल्टीज मिले। और फिर इसने अपनी स्पीचेस को भी कॉपीराइट करवा दिया ताकि जो न्यूज में प्रिंट हो उसका भी इसे पैसा मिले। ये सब साइड हसल से हिटलर मिलियनेयर तो बन गया था, बट हिटलर की एक और साइड हसल थी बिटवीन 1933 टू 1944। हिटलर को डोनेशन में $5 बिलियन तक मिले अपने सपोर्टर्स से। हिटलर ने इन छोटी छोटी साइड हसल से थोड़ा बहुत पैसा तो कमा लिया था, बट इसकी रियल वेल्थ थी इसकी मिलिट्री में। तो 1942 के आसपास जर्मनी का लगभग पूरे यूरोप पे कब्जा था और उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस चुराए। अपनी इस साइड हसल वाली जिंदगी से हिटलर ने लगभग $3 ट्रिलियन का एम्पायर कंट्रोल किया आज के टाइम पे देखें तो। बट इन डिक्टेटर से पहले एक अलग ही टाइप का आदमी था जो अपना अलग एम्पायर बना रहा था। हेनरी फोर्ड ने एक रेवोल्यूशन किया। अगर तुम उन्हें ज्यादा The inventor of middle class, this man was also a genius, man. These people, all the name which you are given in this video are absolute geniuses. पैसा दोगे और उन्हें ज्यादा सोने दोगे तो तुम्हारे गुलाम धरना नहीं करेंगे। तो इन 1940 फोर्ड एक डिसीजन लेता है अपने वर्कर्स का पैसा डबल करने का, फॉर $2 to $5 अ डे। और फिर इसने वर्क डे को भी कट कर दिया 6 डेज to 5 डेज पे। और मीट लाइन से इंस्पायर होकर फोर्ड ने अपने वर्कर्स को एक लाइन में वर्क कराया, एक असेंबली लाइन में। और इसका रिजल्ट था कि फोर्ड मॉडल टी का मेकिंग टाइम 12 आवर्स से 90 मिनट्स तक आ गया और प्राइजेस $850 से $200 तक आ गए। और फिर अगले 50 साल तक मॉडल टी वॉज द मोस्ट सोल्ड कार इन हिस्ट्री। बट फोर्ड का सबसे बड़ा इन्वेंशन मॉडल टी या असेंबली लाइन नहीं था। तो देखो, जब कार सबके लिए एक्सेसिबल हो गई थी तो लोगों ने सिटी से बाहर मूव करना स्टार्ट कर दिया था। लोग वहां पे अपने वर्क और वर्क से घर आते थे और फोर्ड के सक्सेसफुल मास प्रोडक्शन को पूरी दुनिया ने कॉपी किया। द सबर्ब्स, द कम्युनिटी एंड द मॉडर्न वर्क शेड्यूल, ये सब हेनरी फोर्ड की वजह से स्टार्ट हुआ। इसीलिए बहुत लोग हेनरी फोर्ड को मिडिल क्लास का इन्वेंटर मानते हैं। और इसका $200 बिलियन का एम्पायर इसको रिचेस्ट मैन बनाता है। बट फोर्ड की सक्सेस इस इंसान के बिना कभी पॉसिबल नहीं हो पाती। ये लेट 1800s का टाइम था। द टेलीफोन, टेलीग्राफ, लाइट बल्ब अभी इन्वेंट हो रहे थे, पॉल्यूशन भी इन्वेंट हो रहा था। वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं था जिससे वर्क करने वालों को हेल्दी वर्क डेथ बैलेंस मिलता था। स्टेज सेट था मैक्सिमम कैपिटलिज्म के लिए। 3 लोगों ने इस एरा पे राज किया। एक ओजी कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट, ये अमेरिकन रेल रोड इंडस्ट्री का राजा था और ये जब मरा था तब इसके पास पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा था। एंड द नेक्स्ट एंड्रू कार्नेगी, और इसने अपना फॉर्च्यून स्टील इंडस्ट्री से बनाया था और बाकी की जिंदगी फिलैंथ्रोपी में डुबा दी। ये सच में अच्छा आदमी था। 3 में से सबसे रिचेस्ट था जॉन डी रॉकफेलर। तो 1870 में जॉन स्टैंडर्ड ऑयल को फाउंड करता है और ये अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को एकदम खत्म कर देता है अपनी इनोवेशन से और उनके साथ हरामीपना करके। तो 1880s तक ये अमेरिका की 90% ऑयल रिफाइनरीज को कंट्रोल करता था। बट इसका डाउनफॉल आता है 1911 में, जब यूएसए की कोर्ट स्टैंडर्ड ऑयल को बैन कर देती है मोनोपोली बता के और इसको 34 न्यू कंपनी में बांट देती है। और इस डिसीजन ने रॉकफेलर को एकदम बर्बाद कर दिया। वो गरीबी में मरा। मजाक कर रहा हूँ, इसकी उन सारी कंपनीज में ओनरशिप थी जिससे ये और अमीर हो गया था। एक और बिलियनियर्स और मिलियनियर्स कभी गरीब नहीं होते अनलेस वो पागल हो जाए। उनके पास हमेशा बैकअप्स होते। दैट्स व्हाई दे आर मिलियनियर्स, बिकॉज़ दे ऑलवेज हैव अ रूट टू मेक मनी। वो सब कुछ भी हार गए तब भी 90% लोगों से अच्छा जिएंगे। प्रूफ कि चूतिया बस गरीब का बनाया जाता है, अमीर अमीर ही होता है। और इस ब्रेकअप के बाद जॉन डी रॉकफेलर वर्ल्ड का फर्स्ट बिलियनियर बन गया और अपनी पीक में 1913 में वो यूएसए की 2% जीडीपी के बराबर अमीर था। अगर आज के हिसाब से एडजस्ट करें तो वो होगी लगभग $400 to $500 बिलियन, जिससे वो शायद सबसे रिचेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री बन सकता है। बट इन तीनों से पहले भी एक फैमिली थी जो पूरे एम्पायर्स को बैंक रोल करती थी। तो साल था 1744, पाकिस्तान अभी पैदा नहीं हुआ था। लोग बस 30 साल ही जिंदा रह पा रहे थे। सिटीज आर फुल ऑफ शिट। याद दिला रहे कि मैं इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड पाकिस्तान हमारा, दिमाग खराब। ये बढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और एक स्मॉल जूइश फैमिली में मेयर एम्सिल रॉथस्चाइल्ड पैदा होता है। वो काम करना बचपन से ही स्टार्ट कर देता है। वो एक कॉइन डीलर से एक सक्सेसफुल बैंकर तक का सफर तय करता है और फिर अर्ली 1800s में वो एक कॉन्क्वेस्ट लॉन्च करता है। वो अपने 5 बेटों को 5 फाइनेंशियल समथिंग आई वांट टू डू इन लाइफ मैन। मतलब उसने ब्रो ये एम्पायर्स को लोन देता था। जब साला लोगों के पास कनेक्शन कोई मीडियम नहीं था, ये बैंक चलाता था। सेंटर्स में भेजता है यूरोप के। उसका हर बेटा अपनी जॉब एकदम सही से करता है। वो पहले टेलीफोन के इन्वेंशन से पहले रॉथस्चाइल्ड एक बैंकिंग नेटवर्क बना लेते हैं। वो वॉर्स को फाइनेंस करते थे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक स्विस कैनाल को भी फाइनेंस करते थे और कंट्रीज तक को लोन देते थे। बट रॉथस्चाइल्ड की बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सदियों से ज्यूज को यूरोप में लैंड लेना मना था। उनको बहुत जगह से बैन कर रखा था। तो अपने सर्वाइवल के लिए रॉथस्चाइल्ड ने इन्वेस्ट किया स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, ना कि जमीन और गोल्ड में, जिसे कोई भी आके आपसे छीन सकता है। और एक और मेथड वो यूज करते थे अपनी फैमिली वेल्थ को अपनी फैमिली में रखने के लिए, द कजन मेथड। अपने परिवार के अंदर इंसेस्ट।
आपस में शादी कर लो, कोई बाहर का आएगा ही नहीं। बेन स्टोक्स, लेट्स गो। बट आज के टाइम पे अगर इनकी वेल्थ की बात करें तो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। काफी आर्टिकल्स क्लेम करते हैं रॉथस्चाइल्ड की करंट नेटवर्थ है $500 ट्रिलियन। स्क्रिप्ट राइटर $500 ट्रिलियन चांद बेच दिया क्या इन्होंने अपनी दादी को। बट आज के टाइम में आपको बस एक रॉथस्चाइल्ड मिलेगा फोर्ब्स की रिच लिस्ट में, जेफ रॉथस्चाइल्ड। इसकी नेटवर्थ है 3.2 बिलियन। ये फेसबुक में काम करता है और ये रियल रॉथस्चाइल्ड नहीं है। वही तो मुझे रियल रॉथस्चाइल्ड्स के पास अब एक सेंट्रलाइज्ड फैमिली वेल्थ नहीं है। और अगर उनकी पीक की बात करें तो उनकी फैमिली सबसे रिचेस्ट थी हिस्ट्री में, और इन सब में से सबसे अमीर था नेथन रॉथस्चाइल्ड, लंदन वाला। और अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज इसकी नेटवर्थ आज के टाइम पे होगी $20 बिलियन के अप्रॉक्स। शायद से रिचेस्ट पर्सन इन हिस्ट्री के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। इसका नाम मुझे पता है। साला सोना बांटता था, जैसे पानी की तरह सोना बांटता था। 24 को एक आदमी एक पिलग्रिमेज में निकलता है अफ्रीका में। इसका नाम था मैंसा मूसा और ये माली एम्पायर का किंग था। मूसा ने अपनी रोड ट्रिप में खुद को और अपने 60,000 सैनिकों को और उनके सारे जानवरों को हजारों किलो सोने में ढक दिया था। और इसने ये सारा गोल्ड बांटा लोगों को, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, और फिर लौट के दोबारा खरीद लिया, जिसने प्रॉब्लम तो फिक्स कर दी। बट जैसे ही इसने उन सबको पेबैक एक साथ कर दिया, फिर से सब क्रैश हो गया। बेन स्टोक्स ये तो मेरी तरह है, कदम रखता हूं कांड हो जाता है। स्क्रिप्ट राइटर क्या जो मूसा अपनी मल्टी बिलियन रोड ट्रिप के बाद ये मैप्स में भी दिखने लगा सोने से बना हुआ, और इसको हिस्ट्री के ओरिजिनल फ्लेक्सर का टाइटल मिलता है। बट इसकी नेटवर्थ कैलकुलेट करना सोना बांटता फिरता था लड़ना पॉसिबल है, क्योंकि इसके सारे प्रूफ सेकंड हैंड तरीके से आते हैं, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि मूसा उस टाइम पे वर्ल्ड का 50% गोल्ड कंट्रोल करता था। और I don't think it's real. 50% gold of the whole world ना। माना अफ्रीका के पास बहुत ज्यादा मिनरल्स थे, बट स्टिल आई डोंट बिलीव इट। एक कॉमन नंबर मिला है मुझे, वो है $400 बिलियन। बस यहां से अगर हम 100 साल और पीछे आएंगे तो हमें मिलेगा एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत अलग टाइप की वेल्थ थी। अर्ली 1200 में गेंगिस खान इतनी ज्यादा जमीन कंट्रोल करता था कि ह्यूमैनिटी, जस्ट इमेजिन भाई, ये इंसान थे, ये नॉर्मल ह्यूमंस थे, और इन्होंने भयंकर एम्पायर्स खड़े किए, एम्पायर्स डुबा दिए। लाइक अगर ह्यूमन लिमिट को अगर आपको पुश करना है, यू कैन डू एनीथिंग मैन, यू कैन डू लिटरली एनीथिंग, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। मे बी लॉ बट स्टिल की हिस्ट्री में इससे ज्यादा जमीन पे किसी ने राज ही नहीं किया है। मंगोल एम्पायर लगभग अर्थ का 20% एरिया कवर करता था, जिससे आज के हिसाब से इसकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ होगी 130 ट्रिलियन। बट ये थोड़ा सा गड़बड़ तो है। खान की वेल्थ कभी उसकी थी ही नहीं। ये वॉर जीतने के बाद लैंड और लूट अपने पास नहीं रखता था, ये सोल्जर्स में बांट देता था लॉयल रखने के लिए उन्हें। गेंगिस खान को कभी पर्सनल वेल्थ की पड़ी ही नहीं थी, बस उसे मजा आता था लोगों की गुड मॉर्निंग करने में। और ये इतनी ज्यादा लैंड कंट्रोल करता था कि मुझे ये देख, आई एम गोइंग हियर मैन, बस उसे मजा आता था लोगों की गुड मॉर्निंग करने में। और ये इतनी, एक दिन जाऊंगा यहाँ, मुझे देखना है था क्या साला ये आदमी, क्या था भाई। आई नो ही वाज अ इविल डूड, बट स्टिल मैन, द ऑरा, ज्यादा लैंड टीवी से ऊपर कंट्रोल करता था कि उसके हिसाब से ये हो सकता है रिचेस्ट मैन टू एवर लिव। सो कौन है रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री? इस ग्राफ को देख के तो लग रहा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से इलॉन ब्रोक लग रहा है, बट ये नंबर पूरी स्टोरी नहीं बताते। सुनो मेरी बात। इन 1930 जॉन डी रॉकफेलर यूएसए की 2% जीडीपी के बराबर था, और आज इलॉन मस्क यूएसए की 1.4 जीडीपी के बराबर है। सो रॉकफेलर के पास ज्यादा बड़ा शेयर था इकोनॉमी का, और उसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड नेटवर्थ इलॉन से ज्यादा होगी। बट ट्विस्ट पता क्या है? यूएसए की इकोनॉमी आज 22 टाइम्स ज्यादा बड़ी है 1913 के कंपैरिजन में। रॉकफेलर के पास एक बड़ा पीस था एक छोटे से केक का। इलॉन मस्क का सबसे बड़ी फिश है सबसे बड़ी लेक में। इसकी नेटवर्थ पूरी इसकी है, ये कुछ भी कर सकता है, बाकी डिक्टेटर और हेड ऑफ स्टेट की तरह नहीं। और इसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो एंशिएंट फिगर्स को काला जादू लगेंगी। सो इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री। आगे चल के कोई ना कोई इससे भी रिचर हो जाएगा, और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बाकी सारे लोग भी रिचर हो जाएंगे। ग्रेट वीडियो मैन, बहुत बढ़िया वीडियो था, रियली लव्ड इट। कितना भाई, लाइक राइट नाउ इलॉन मस्क हैव ऑल द मनी, और ऊपर से पावर भी, लाइक ही हैव मशीन्स जो लेजिट ब्लैक मैजिक लगेंगे, ही हैव मिसाइल्स, ही कैन गो टू फ्रीकिंग स्पेस, लाइक व्हाट यू वांट मोर। दिस वाज अ गुड वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल। मेन चैनल का मेन जो ओजी वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है, उसका लिंक कमेंट में है। सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो, ही मेक ग्रेट कंटेंट। आई रियली वांटेड टू डू अ रिएक्शन बिकॉज आई फाउंड दैट वीडियो, आई वॉच्ड अ लिटिल बिट, आई फाउंड दैट वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग। आई थॉट आई शुड डू अ रिएक्शन ऑन दिस बिकॉज आई नो समथिंग, लाइक just to spread my, just to yap a little. But if you like the video, like the video, subscribe to the channel. Bye.